हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी। अगेन मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि अगले जो भी बचे खुचे दिन हैं उसमें आप क्या कर सकते हो। आपका यूपीएचएससी का एग्ज़ाम है, एडवर्टीजमेंट नंबर 51, और 17 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम है। तो इन दिनों में आपको क्या करना है वो मैं पहले तो पूछूंगा, आपने अभी तक क्या क्या किया। तो आपका जो है खुद से कुछ सवाल होना चाहिए कि क्या इतने दिन का समय मिला था। बहुत बार ये डेट्स आए हैं, बहुत बार आगे बढ़े हैं, और कुछ लोगों ने सोचा होगा कि हाँ इस डेट को आगे बढ़ा दिया जाए ताकि हमारा प्रिपरेशन और अच्छे से हो पाए। तो क्या इन दिनों में आपने अपना प्रिपरेशन अच्छा किया या आपने किया टाइम वेस्ट। तो क्या क्या चीज़ें थी जो आपको करनी चाहिए थी, और क्या क्या चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो अभी जितना समय है उसमें, वो मैं आपको ब्रीफ करूंगा। सबसे पहले जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगता है या किसी भी एक स्टूडेंट को इम्पॉर्टेंट लगना चाहिए वो है आपका ओल्ड क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले जब आप कोई एग्ज़ाम देते हो आपको उस एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड पता होना चाहिए। जैसे आप नेट का एग्ज़ाम देते हो या पीएचडी एंट्रेंसेस होते हैं या टीजीटी पीजीटी वगैरह का एग्ज़ाम आप देते हो, ऐसे ही ये एक असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है। तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो कहाँ है क्वेश्चन पेपर। ये एग्ज़ाम जो आपका है ये यूपीएचएससी का है, पर क्योंकि आपको पता है यूपीएचएससी के क्वेश्चन पेपर जो है आपको कम मिलेंगे, तो आपको क्या करना चाहिए था, CGPSC छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन, RPSC राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपी में एक एग्ज़ाम होता है UPGDC गवर्नमेंट लेक्चरर के लिए, और फिर आपका एक नेबरिंग जो है स्टेट MPPSC, और MPPSC के बाद आप कई और भी हैं दूर के, केरला PSC हो गया आपका, उत्तराखंड का भी है, उत्तराखंड का हो गया आपका, और वेस्ट बंगाल का आपका मिल जाता है, उड़ीसा का भी आपको मिल जाता है, और आप आगे बढ़ोगे तो HPPSC का है। जो भी पॉपुलर हैं आपके इर्द गिर्द एग्ज़ाम होते रहते हैं। उड़ीसा का है, उड़ीसा SSB का एग्ज़ाम होता है। तो न केवल यूपीएचएससी या केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम जो हैं, आपको सारे जो इर्द गिर्द हैं वो आपको सारा टारगेट करना था। अगर आपने अभी तक टारगेट नहीं किया है तो अभी समय है कि आप इन सारे क्वेश्चन पेपर को एक बार देख लीजिए, क्योंकि लेवल मैं कह रहा हूँ इतने दिन से आप एनालिसिस खुद भी करोगे, देखोगे क्वेश्चन पेपर, तो लेवल मोर और लेस सेम रहता है। कुछ कुछ जैसे RPSC वगैरह का है उनके क्वेश्चन पेपर थोड़ा टफ रहते हैं, कुछ कुछ आएगा उड़ीसा को का जो पेपर्स है वो आपको थोड़ा सा इजी मिलेंगे। तो इजी टफ कुल मिला के आपका अच्छा सा प्रिपरेशन हो जाता है, इजी वाले क्वेश्चन का भी, मॉडरेट वाले का भी, और टफ वाले का। तो ओवरऑल आपके दिमाग में एक असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन का जो है पैटर्न बना होता है। ठीक है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपके सारे जब हो जाएंगे तो उसके बाद आप क्या करोगे, ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपका सारा प्रिपरेशन हो जाएगा तो आप ये देखोगे ओवरऑल जब आप सॉल्व करने जाते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको आ जाएंगे आराम से, बहुत सारे क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखोगे कभी सुना नहीं होगा, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। इस बीच में आपका जो बेसिक होना चाहिए था, बेसिस आपका जो होना चाहिए था, ये तो आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने चले गए। जब भी कोई नया स्टूडेंट होता है वो सीधे सीधे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने नहीं जाता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आप क्वेश्चन पेपर का स्टैंडर्ड जानने के लिए, स्टैंडर्ड जान के आप वहाँ पे सॉल्व करने मत बैठिए। आपको क्या करना है, सबसे पहला काम है थ्योरी प्रिपरेशन करने का। ठीक, थ्योरी प्रिपरेशन का सारा काम आपको करना चाहिए था। थ्योरी प्रिपरेशन का आपका जब काम हो जाता है उसके बाद क्या, थ्योरी प्रिपरेशन के बाद ही और सबसे पहले आप जब थ्योरी प्रिपरेशन करने जा रहे हो तो आपके पास क्या है, जो शुरू का स्टूडेंट रहता है वो ढूंढता है सिलेबस। सिलेबस आप ढूंढोगे यूपीएचएससी का,
यूपीएससी का आपने सिलेबस ढूंढा, अब यूपीएससी के सिलेबस में आपका जीके वाला पोर्शन है और बॉटनी वाला पोर्शन है। जीके वाले जो पोर्शन है उसके लिए कुछ किताबें आती है। पहली बात तो सबसे पहला जो आपका सोर्स होना चाहिए वो होना चाहिए, मैंने आपको बताया, क्वेश्चन पेपर्स। ओल्ड क्वेश्चन पेपर सबसे पहला आपको सोर्स होना चाहिए, क्योंकि जो भी जीके की किताबें लिखते हैं, जीके की कई सारी किताबें आती हैं, वो किस एग्जाम को टारगेट करता है ये आपको नहीं पता है, आप वो पढ़ने बैठ जाते हो। तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर से आपको क्वेश्चन का फिर से एक बार लेवल पता चलता है। चाहे आप मेन कोर बॉटनी पे जाओ, चाहे आप जीके पे जाओ, सबसे पहले आपको जो लेवल है वो पता करना चाहिए। उसी हिसाब से आप अपना थ्योरी पोर्शन तैयार करते हो, चाहे वो जीके का रहा हो, चाहे क्वेश्चन पे मेन बॉटनी का रहा हो। जीके का भी जब आप यूपी के उठाओगे तो आपको दिखेगा कि काफ़ी सरफेस व्यू के ही नॉलेज पूछा जाता है और इसका सिलेबस भी दिया हुआ है। ओल्ड क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करोगे आप तो उसको आप खुद ही से सेक्शन में बांट सकते हो कि आईसीटी से कौन सा है, जियोग्राफी से कौन सा है, इकोलॉजिकल या इन्वायरमेंटल साइंस से कौन कौन सा, ये सब है। तो इस हिसाब से आपको पैटर्न पता चल जाता। सब टॉपिक्स की बात कर लें तो जीके का मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं बात करूँगा, जीके का तो जो भी सिलेबस है ही है। बॉटनी में जो सब टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं, क्योंकि ये एक एग्ज़ाम है, ये बीएससी का सेमेस्टर एग्ज़ाम नहीं है, एमएससी का सेमेस्टर एग्ज़ाम नहीं है, ये पीएचडी एंट्रेंस का एग्ज़ाम नहीं है। आप एक जॉब के लिए एग्जामिनेशन दे रहे हो। जॉब लगना बहुत बड़ी बात होती है। जब आप जॉब के लिए जाते हो तो आपकी कोशिश क्या रहनी चाहिए, ये नहीं कि ओवरऑल बॉटनी के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, तो आप ये नहीं कि मैं ये 6 पढ़ लेता हूँ, सारा कर लूँगा, इसी की बेसिस पे हो जाएगा ना। अगर जितने भी क्वेश्चन हैं आपका ये टारगेट होना चाहिए कहीं से भी पूछ लिया जाए, कोई नहीं बचेगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, क्योंकि फिर से मैंने बोला ये एक जॉब वाला एग्ज़ाम है। सब टॉपिक्स की बात कर ले अगर हम, तो आप देखोगे कौन कौन से हैं। एल्गी हैं, फंजाई है, ब्रायोफाइटा आता है आपका, टेरिडोफाइटा आता है, जिम्नोस्पर्म आता है, और फिर एंजियोस्पर्म आपका आता है। एनजीओ के बाद आप आगे आ जाओ, क्या आएगा आपका एनजीओ के बाद? एनजीओ के बाद जैसे आपका पेलियो बॉटनी आ गया, एनाटमी आपका आ गया, और एम्ब्रायोलॉजी आपका आ गया, फिर उसके बाद साइटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, मॉल बायो के बाद आप आ जाओ प्लांट फिजियोलॉजी आपका हो गया, प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट इकोलॉजी, प्लांट टैक्सोनॉमी, फिर आपका रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी भी आपका हो गया, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, और फिर इवोल्यूशन है आपका, इवोल्यूशन से भी आप थोड़ा सा वो ले लीजिए, बायोस्टैट से भी कभी कभी क्वेश्चन आता है, वो ले लीजिए, बायोटेक्नोलॉजी आपका आ गया, प्लांट टिश्यू कल्चर आपका आ गया, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये सब सारी चीज़ें, इकोनॉमिक बॉटनी, बहुत सारे सब टॉपिक हैं। ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए कि आप अगर अब एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपने कहा नहीं नहीं मेरा तो भैया जेनेटिक्स या मॉल बायो तैयार ही नहीं, या बायोकेमिस्ट्री में तैयार करके ही नहीं जा रहा हूँ। सबसे पहले आपका काम क्या होता है, आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर लेते हो, एक पैटर्न सेट करते हो ताकि हम कौन सा बुक चूज़ कर सकें। बहुत डिफ़िकल्ट बुक लेके बहुत लोग बैठ जाते हैं, बहुत इजी लेके बुक बैठ जाते हैं 10 तक का या केवल 11 तो 12 तक का ही, तो आपको बीच का चाहिए। तो आपने ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखा, चाहे वो जीके का रहा हो, चाहे जो मैंने बोला जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन होते हैं उनका आपने देखा, आपको एक आइडिया लगा कहाँ इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा काम आपको वहीं आप एमसीक्यू सॉल्व करने मत बैठ जाइए, आपका काम है कि आपने लेवल आप समझ गए, उस हिसाब से फिर आप थ्योरी ढूंढोगे। कौन सी बुक्स हैं जहाँ पे मैं थ्योरी देख सकता हूँ, वो मोस्टली जो है इंटर लेवल का या बीएससी लेवल की जो नोट्स होती हैं, आप समझ लीजिए बीएससी के नोट्स, वो काफ़ी प्रभावी होते हैं इन सारे एग्जामिनेशन के लिए। वो आप पढ़ने बैठ जाओ। प्लांट फिजियोलॉजी है तो आप पढ़ने बैठ जाओ पूरी प्लांट फिजियोलॉजी, सारा एब्जॉर्प्शन जो हो गया, वाटर का मूवमेंट कैसे हो रहा है, फूड कैसे बन रहा है, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, सब आप पढ़ने बैठ गए और आप पूरा का पूरा थ्योरी ख़त्म कर लिया। अब तो रिवीजन का टाइम है, तो आपको इस बीच में क्या करना है, कुछ भी ज़्यादा नया टॉपिक लेके नहीं बैठना है। जो भी टाइम बचा है आपको, इसमें आप पूरा का पूरा हर एक चैप्टर उठाओगे, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप आपको पढ़ना भी है तो आप एकदम ब्रीफ में तेज़ी से पढ़ते चले जाओगे कि हाँ ये चीज़ें मैंने पढ़ी थी। ये इनके लिए बहुत सही है जो 6, 8, 10 महीने से लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं। 1 महीने में एग्ज़ाम कोई नहीं निकलता।
6-8 महीने से लगातार आप उन चीज़ों को रिवाइज करे हो, आप हाईलाइट करके रखे हो, हाँ ये चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, या कहीं आपने पढ़ भी रखा हो कोई छोटी सी बुक, तो अब रिवाइज करने का समय आ गया है। हर एक चैप्टर आपका पूरे दिन, एक एक दिन आप कर लो, हर एक चैप्टर आपको रिवाइज करना है और उनसे एसोसिएटेड फिर आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे। यही ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो आप, जैसे मान लिया प्लांट फिजियोलॉजी आपने पढ़ा, तो प्लांट फिजियोलॉजी के एमसीक्यूज कहाँ हैं? इन सारे जो भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं उनमें कौन कौन से टाइप के प्लांट फिजियोलॉजी, बहुत सारी बुक्स आती हैं, उनमें आपका सेक्शन वाइज जो है लिखा रहता है कि हाँ ये टेरिडोफाइटा का क्वेश्चन है, डिफरेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, ऐसा ऐसा करके। तो वहाँ पे आपको सारे कंपाइल्ड डेटा मिल जाता है, तो वो आपका हो जाता है काम। सब टॉपिक मैंने बताया, कोई चीज़ छोड़ना नहीं है, चाहे प्लांट फिजियोलॉजी का 2 नंबर हो, चाहे जहाँ का 2 नंबर हो, इवोल्यूशन का या बायोस्टैट का 2 नंबर आपको लेने हैं, और हर एक नंबर आपका सिलेक्शन श्योर करता है। तो सब टॉपिक्स आ गए, मैंने आपको बताया ऐसे ही होता है क्वेश्चन पेपर। तो आप अभी तक आपका क्वेश्चन पेपर बचा ही नहीं होना चाहिए कोई। हर एक क्वेश्चन पेपर जो अभी तक का असिस्टेंट प्रोफेसर जो आप पा सकते हो वो आपका सॉल्व हो जाना चाहिए था। सब टॉपिक्स आपके कोई नहीं छूटे होने चाहिए। तो ये रिवीजन का समय है, कोई भी सब टॉपिक अब भी छूट गया हो तो कोई 11th-12th की बुक एनसीईआरटी जहाँ से आपको मिले वो सारे पढ़ डालिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत डीप नहीं आता है, हल्का ही आता है और आप पढ़े नहीं रहते, इस वजह से आप उसको कर नहीं पाते हो। तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर हो गया, सब टॉपिक्स हो गया। और जैसे मैंने आपको बताया, सबसे अच्छी स्ट्रेटजी यही है कि आपका डिटेल्ड पढ़ाई अभी तक हो जानी चाहिए थी। अगले 20 दिन में आप केवल और केवल नोट्स पढ़ोगे। नोट्स का मतलब होता है कंसाइज्ड मटेरियल, जो आपके बस आंखों से देखने के लिए होता है कि हाँ आपको याद आ जाए, हाँ ये मैंने पढ़ा था मुझे याद हो गया, ये लाइट रिएक्शन ऐसे होता है, डार्क रिएक्शन ऐसे होता है, ग्लाइकोलिसिस में ये होता है, क्रेब साइकिल में ये होता है, प्लांट टैक्सोनॉमी में सोलानेसी के मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ये रहे, मालवेसी का पूछ लेगा तो ये रहे, ऐसे ऐसे हर एक थ्योरी पॉइंट से इंपॉर्टेंट नोट्स आपके पास होने चाहिए, या कहीं आपने हाईलाइट करके रखा हो, नोट्स ना बनाया हो, तो मतलब बर्ड आई व्यू अब ऐसे कर लीजिए। फिर ये सब अगर आप बहुत अच्छे, अगर आप इन सारे पोजीशन पे आ गए हो कि आपके ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपने पहले ही सॉल्व कर लिया था क्योंकि आपके सारे सब टॉपिक्स तैयार हो चुके थे, तो सब टॉपिक्स अभी आप रिवाइज करते रहोगे, ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपने पहले ही सॉल्व कर लिया था। और इन लास्ट दिनों में जब सब कुछ कर लेते हो तो एक और चीज़ आजकल पॉपुलर है, वो है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, और अब ये भी नहीं है कि आपका उससे क्वालिफिकेशन होगा। मॉक टेस्ट केवल एक जगह सेल्फ इवेल्युएशन करने का तरीका और मॉक टेस्ट का तरीका एक जगह में बदल जाता है। जब आप सेल्फ इवेल्युएशन करते हो तो आप पढ़ते हो, देखते हो हाँ आप लगा पा रहे हो कि नहीं लगा पा रहे हो, ठीक है लग गया, ठीक है, जो नहीं आया वो आपने पढ़ लिया, यहाँ तक कहानी ठीक थी। मॉक टेस्ट बेस्ट जगह देने का ये मतलब होता है कि जहाँ पे आप दे रहे हो वहाँ पे ऑलरेडी जो है इंडिया के या जो भी एग्जामिनेशन प्रिपेयर आप कर रहे हो, कई सारे ग्रुप्स हैं। जैसा कि मेरा एक स्टूडेंट है विशाल, वो मॉक टेस्ट कराता है, बॉटनी द बर्निंग डिज़ायर एक ऐप है, उसका मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे आप मॉक टेस्ट ले सकते हो। तो वहाँ पे जैसे बीएचयू के स्टूडेंट्स हैं और डीयू के स्टूडेंट जो एमएससी के प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी यही सेम सवाल तैयार कर रहे हैं, सेम टाइप के एमसीक्यूज़ के लिए वो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं जो सीवीटी वगैरह उनका एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो वहाँ पे आपको एक कम्पिटिटिव माहौल मिलता है, आपका जो स्कोर आता है वो अच्छे स्टूडेंट के बीच में वो होता है। मान लीजिए आप पढ़ने में अच्छे तो हैं, पर कभी कभी आप वो प्रेशर नहीं फील करते हो, आप जो है जो आपने बुक पढ़ा, नोट्स पढ़ा, वो आप सेटिस्फाई हो गए, हाँ मेरी तैयारी ठीक है, पर क्या आपको वो इन्वायरमेंट मिल रहा है? क्या आप अपना कहीं रैंक देख पा रहे हो कि मैं 1 महीने पहले इतने में था, हमेशा जब मैं मॉक टेस्ट देता था या टेस्ट दे रहा हूँ, तो इन लोगों के बीच में जो रियल लोग हैं, जहाँ पे रियल कम्पिटिटिव माहौल है, क्या आपका 4था 5वां 6वां रैंक आ रहा है? तो आपका रैंक आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो? जो उन्हीं टाइप के बच्चे जहाँ पे हैं, बहुत सारे हैं जो तैयारी कर रहे हैं एमपी के लिए, आरपीएससी के लिए, तो ये सब सारी चीज़ें। तो अगले जो 20 दिन है उनमें आपको यही करना है, आपके ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाने चाहिए, जो नहीं आता देखो, जो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है उस पर तो बिल्कुल मत जाइए। कई बार ऐसे क्वेश्चन रहता है आपको कहीं मिलता नहीं जिसके उलूल जुलूल जवाब होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर भी जो बनता है उसमें भी कई बार खराब क्वेश्चन डाले जाते हैं। पिछले बार यूपीएससी का ही ले लो, 4-5 क्वेश्चन खराब था उसमें, और आप जो है उसी पे आप पूरा 2-2 3-3 दिन दिए जा रहे हो। नहीं,
जो इजी क्वेश्चन है उस पर काम करना है, जो टफ क्वेश्चन आपको लगते हैं जिसका थ्योरी कहीं पे मिल जाता है वो है। बाकी के फालतू क्वेश्चन पे जो आपको नहीं आते बहुत ज़्यादा मेहनत करने पे वो आप छोड़ दीजिए, वो आप एग्ज़ाम में भी नहीं कर पाओगे। जो आते हैं वही कर लीजिए। कई सारे मैं बच्चों को देखता हूँ एग्ज़ाम दे के आएंगे और मान लीजिए 5 जो सबसे इजी क्वेश्चन है पूछ लिया गया, हाँ ये रिजर्व फूड मटेरियल या किस एल्गी का है या बैट्राकोस्पर्मम रेड अलगा है किसका है, वो सब नहीं कर पाए, उनको कोई दिक्कत नहीं, अरे यार मैं तो भूल गया, मैं तो जल्दी में ये करके चला आया। लेकिन जो हार्ड क्वेश्चन रहते हैं, ये एंजाइम का ये निकालना था, KM Vmax कितना होगा, ये सब उनको नहीं आएगा तो उस पर 3-3 4-4 दिन दे के पड़े रहते हैं। अरे भाई जो आप इजी क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो दैट मीन्स वो आपने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया था। तो यही सब है। अगले 20 दिन में अगर आपने ओल्ड क्वेश्चन पेपर सारे के सारे सब टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं या अभी आप डिटेल्ड पढ़े हुए हैं, डिटेल्ड आपको हर चीज़ पढ़ रहे हैं, तब भी आप टाइम खराब कर रहे हो। इस समय जो आपने पिछले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल या 6 महीना, 5 महीने के अंदर जितना भी पढ़ा है वो सारा आपको पावर एक जगह लेके आना है, ताकि आप एग्ज़ाम में जब बैठो तो वो सारा आपको दिखे। नहीं तो आपको कितना भी आता हो 6-7 महीने पहले, 8 महीने पहले, 1 साल पहले, अब अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो मेमोरी का सीधा सा काम है, धीरे धीरे वो चीज़ें भूलती जाती है। तो इसको मेमोराइज करना। मॉक टेस्ट अगर आप दे सकते हो तो मॉक टेस्ट दो। ये था मेरा लास्ट मिनट के टिप्स जो होप कि आपको फ़ायदा देगा, अगर आपके फ़ायदे के काम में आपको कुछ समझ में आया हो तो। बाकी आपके ऊपर है, जो अच्छे से मेहनत करते हैं मैं समझता हूँ वो हमेशा से क्लियर रहते हैं, उनका कॉन्सेप्ट वो समझते ही हैं, हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हमेशा से देखते रहते हैं। ठीक है, तो चलता हूँ मैं। मेरी तरफ से ये था आपका जो भी मुझे समझ में आता है आपको बताने के लिए। बाकी आप अच्छे स्टूडेंट हो, अगर पढ़े हो तो श्योर जो है आप रिटन क्वालिफाई करो। ये ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पर रिटन के बहुत ज़्यादा मायने हैं, इम्पॉर्टेंस है। बाकी सारे जो एग्ज़ाम होते हैं उनका थोड़ा सा एक वो पॉइंट होता है, लो पॉइंट ये होता है कि उनमें केवल स्क्रीनिंग टेस्ट होता है रिटन का। मतलब आप कुछ लोगों ने एग्ज़ाम दिया और फिर ये मार्क्स आगे जुड़ते नहीं हैं आपके सिलेक्शन के टाइम पे, फिर इंटरव्यू के ही बेस, इंटरव्यू में जो नंबर मिलता है बस उसी पे सिलेक्शन होता है। लेकिन ये मार्क्स आपके एग्ज़ाम के मार्क्स, पहला एग्ज़ाम जो मैं देख रहा हूँ, ये आपके इंटरव्यू के साथ प्लस होते हैं, तब जाके फाइनल रैंक मिलता है आपके ओवरऑल असेसमेंट पे। इसलिए ये एग्ज़ाम बहुत अच्छा है और इसलिए आप जब यहाँ पे मेहनत करोगे वो आगे भी आपको दिखेगा, सिलेक्शन में आपकी मदद करता है। बहुत लोग अच्छे से पढ़ते हैं, शॉर्टकट मत अपनाइए, मैं फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोगों से आपने मिले नहीं हैं, आप बहुत मेहनत करते हैं, दिन भर किताबें पढ़ते रहते हैं, तो आप भी पढ़िए, सीरियसली पढ़िए। ठीक है, अच्छे से एग्जाम दीजिए। जो प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हो। देखते रहिए आप अपना चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।